ब्राह्मण ऐसा सोचते थे हमारा शरीर पवित्र है, दूसरों का नहीं है, हमारी आत्मा पवित्र है और इसलिए भगवान ने हमें दुनिया पर राज करने के लिए चुना हुआ है। अब हमें चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और चुनाव लड़कर जीत कर आने की जरूरत नहीं है और जीतकर अपना वर्चस्व सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो यही सोचते रहे, उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि हमको अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। मगर ये हालात तब पैदा हुए जब 1917 को इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार का एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन शुरू हुआ और इंग्लैंड के लोगों ने, अंग्रेजों ने आंदोलन शुरू किया कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। इंग्लैंड में भी प्रौढ़ लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, वहां केवल टैक्स पेयर और पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। तो वहां लिमिटेड लोगों को वोट का अधिकार था। तो इसलिए इंग्लैंड के अंग्रेज लोगों ने प्रौढ़ मताधिकार का आंदोलन 1917 को शुरू किया और जब 17 को यह आंदोलन इंग्लैंड में चल रहा था तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि उस समय इंडिया में जो ब्राह्मण लोग थे वो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाते थे, हायर एजुकेशन के लिए जाते थे। दूसरे लोगों को तो यह अधिकार था ही नहीं, ना उनके पास रिसोर्सेस थे। खासतौर पर जिसे आज के तारीख में भारत के संविधान के अनुसार एससी एसटी ओबीसी कहा गया। एससी एसटी ओबीसी भी बात का नाम है। पहला नाम धर्मशास्त्रों के अनुसार जिसे शेड्यूल कास्ट कहा गया उसे अछूत कहा जाता था, जिसे शेड्यूल ट्राइब कहा गया उसे आदिम जाति या आदिवासी कहा जाता था और जिसे आज ओबीसी कहा जाता है उसे ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार शूद्र कहा जाता था। तो ये तो पहले के नाम नहीं थे। मगर जब उन्होंने ये देखा कि लंदन में और इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार का आंदोलन शुरू हुआ तब उन्होंने ये खतरा महसूस किया कि जिन लोगों को हमने शूद्र बनाया, जिन लोगों को हमने अछूत बनाया, जिन लोगों को हमने क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया, जिन लोगों को हमने जंगली घोषित किया, उन लोगों को भारत में वोट का अधिकार मिलेगा और पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं होगी, उनके पास कोई एसेट होने की जरूरत नहीं होगी, केवल उम्र के आधार पर वोट का अधिकार मिलेगा। क्योंकि भारत नहीं था 1917 में, वो ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो भी कानून पास होगा वो कानून आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारत में आ जाएगा। ये ब्राह्मणों ने सोचा और बाद में ऐसा हुआ। तो ब्राह्मणों ने जो सोचा था वो गलत नहीं सोचा था। प्रौढ़ मताधिकार भारत में लागू हो गया। लागू होने के बाद एक बहुत बड़ी परिस्थिति, कॉन्ट्रेडिक्टरी परिस्थिति डेवलप हो गई कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% और 3.5% जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण अगर ईमानदारी से भारत में चुनाव हो जाए तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो लोग देश में सरपंच नहीं बना सकते वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करने का काम आज के तारीख में कर रहे हैं। तो ये सारा चमत्कार प्रौढ़ मताधिकार के अधिकार की वजह से ब्राह्मणों के सामने एक संकट खड़ा हुआ और वो संकट खड़ा होने के बाद ब्राह्मणों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1875 को दयानंद सरस्वती राजकोट के टंकारा गांव से चलकर बॉम्बे आए और बॉम्बे में उन्होंने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। उन्होंने हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं बनाया, आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। उसके बाद 1917 आता है, एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन। उसके बाद 1922 को नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर बैठकर ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि हम हिंदू महासभा का निर्माण करेंगे और 1922 को उन्होंने हिंदू महासभा की घोषणा की। 1875 और 1900 तक 25 साल हो गए और 25 के बाद 22, 47 ईयर में ब्राह्मणों ने यू टर्न लिया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के किताब में लिखा हुआ है कि पर्शियन भाषा बोलने वाले जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों ने हमें हिंदू कहा है। ये हिंदू हमें पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है और हमें यह स्वीकार नहीं है, हम इसे मंजूर नहीं करते। ये बात दयानंद सरस्वती ने
1875 के बाद लिखे हुए ग्रंथ में लिखी। और उस समय दयानंद सरस्वती भारत में अकेले ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दयानंद सरस्वती के पहले नहीं है। तो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता, उन्होंने यह कहा था, उसका निर्णय ब्राह्मणों ने बदल दिया। और जिस हिंदू को पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा गाली कहा गया, उस शब्द को ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। यह सारा चमत्कार प्रौढ़ मताधिकार के आंदोलन का था। अभी एससी एसटी ओबीसी को भारत में 1917 को प्रौढ़ मताधिकार नहीं मिला। 1919 को फर्स्ट इंडिया एक्ट पास हुआ, उसमें भी प्रौढ़ मताधिकार लागू नहीं हुआ। 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी प्रौढ़ मताधिकार अंग्रेजों ने नहीं माना। 1935 को सेकंड इंडिया एक्ट पास किया गया भारत के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वहां भी प्रौढ़ मताधिकार स्वीकार नहीं किया गया। मगर ब्राह्मणों को यह अंदेशा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लागू होगा। और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आंबेडकर इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी इसके विरोध में थे। आरएसएस ने रेजोल्यूशन पास किया था कि प्रौढ़ मताधिकार भारत में लागू ना किया जाए। तो ये सारी बातें बहुत अहम है हम सब लोगों के लिए, और खास तौर पर जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, ये 3 वर्ण के लोग नहीं है। उसको छोड़कर नॉर्थ इंडिया में कायस्थ लोग हैं, उसके नीचे उत्तर प्रदेश में जाट लोग हैं, महाराष्ट्र में मराठा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड्डी है, तेलंगाना में कापू है, कम्मा है। ये जो जातियां हैं जो मंडल कमीशन में अंदर शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड मंडल है। मगर वर्णा सिस्टम में ये लोग शूद्र है। मैं शूद्र नहीं बना रहा उनको। ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार अगर हम ये देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार किया। ये बात सिद्ध करती है कि महाराष्ट्र में मराठा और कुणबी लोगों को भी वो लोग इस लायक नहीं मानते थे और शूद्र मानते थे। इससे आप सारे देश के लिए अंदाजा लगा सकते हो। इससे बात समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए उसके बाद 1922 को उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की उनमें से कुछ लोग 1925 को अलग हुए और उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। हिंदू